नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेन्युइन ट्रिक्स में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक जिसके क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एंटीबायोटिक? निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? साथियों, एंटीबायोटिक वो ड्रग्स होती है जो हमारे शरीर में हार्मफुल बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के काम आती है, उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो आएगा पेनिसिलिन, यानी ऑप्शन नंबर सी। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन नोटेटम एंड पेनिसिलम कायरोजिनम नामक कवक से की थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय पायोरिया? मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? चलिए साथियों बताइए कि कौन से भाग में हमारे पायरिया नामक रोग पाया जाता है। इसका राइट आंसर हम आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर 1 यानी टिथ एंड गम्स, दांत तथा मसूड़ा। मानव शरीर के दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग लगता है। इस रोग के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है तथा मुंह से बदबू आती है। द मेन काज ऑफ द पायरिया इज आर पुअर ओरल हाइजेनिक, बैड ब्रशिंग टेक्निक, विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड मिनरल डेफिशिएंसी दैट वीकन द इम्यून सिस्टम। तो साथियों, जो पायरिया नामक रोग है वो विटामिन सी, डी और मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से हमारे शरीर में लग सकता है। और बैड ब्रेसिंग या पुअर हाइजेनिक कंडीशन यानी साफ सफाई अगर हम ना रखें तो हमारे पायरिया नामक रोग हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हेपेटाइटिस इज काज्ड बाय इन्फ्लेमेशन इन विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर के किस अंग में सूजन के कारण हेपेटाइटिस होता है? चलिए साथियों बताइए इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी हार्ट, ऑप्शन नंबर सी लीवर, ऑप्शन नंबर डी किडनी। तो साथियों हम बता दें इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी लीवर, यानी रक्त यकृत जो है इसका राइट आंसर है। हेपेटाइटिस के वायरस 5 तरह के होते हैं, जो कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनकी वजह से लीवर में जलन व संक्रमण यानी इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार हेपेटाइटिस के चलते लीवर फाइब्रोसिस या लीवर कैंसर की आशंका भी बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वैक्सीनेशन? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रण नहीं की जा सकती? तो चलिए बताइए साथियों कौन सी जो बीमारी है जो वैक्सीनेशन के थ्रू कवर या कंट्रोल नहीं की जा सकती? तो चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की तरफ। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है साथियों जो वैक्सीनेशन के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती। और जितने भी ऑप्शन में हमारी जो बीमारियां दी गई है जैसे वूपिंग कफ, स्मॉल पॉक्स या फिर पोलियो, ये सभी जो बीमारियां हैं वैक्सीनेशन से कवर की जा सकती हैं। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो टीकाकरण के द्वारा जिसको नहीं रोका जा सकता। यह रोग इंसुलिन नामक हार्मोन के अल्पस्राव यानी लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने के कारण यह रोग होता है। इस रोग में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। साथियों बता दें कि वैक्सीनेशन वह टर्म है जिसके कारण हम किसी भी डिजीज के स्पेसिफिक पैथोजन, जैसे हम कर रहे हैं पोलियो की वैक्सीन, तो
पोलियो के जो है आइदर डेड या फिर पुअर जो पैथोजन है उनको हम बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिनके कारण इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है, उसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी ओंकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? जल्दी बताओ साथियों कमेंट करके कि ओंकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की तरफ। ओंकोलॉजी कहलाता है कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ओंकोलॉजी। इसके बाद जो हमारी टर्म्स आती हैं जैसे बर्ड्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्थिनोलॉजी। उसके बाद ओंकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ओंकोलॉजी। उसके बाद आता है हमारा क्या? मैमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैमल्स, यानी मैमल्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मैमोलॉजी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइसेंट्री इज, पैचिज रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो साथियों बताइए कि पैचिज रोग जो है कौन से प्रोटोजोआ के कारण फैलता है? द प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइसेंट्री इज। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की तरफ। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है इसका राइट आंसर है। इस प्रोटोजोआ के कारण जो पैचिज रोग है हमारे शरीर में लगता है। एंटमीबा प्रोटोजोआ समुदाय का वह सूक्ष्म जीव है, सॉरी, एंटमीबा प्रोटोजोआ समुदाय का सूक्ष्म जीव है जिसकी संक्रमित अवस्था ट्रोफोजोइट कहलाती है। यह मनुष्य के कोलोन में पाया जाता है। पेचिश रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। जो साथियों ऑप्शन नंबर ए है हमारा एंट अमीबा, इसका पूरा नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके कारण यह रोग हमारे शरीर में फैलता है। कौन सा? डायसेंट्री। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द डिजीज काज्ड बाय फंजाई इज, यानी फफूंदी द्वारा घटित रोग कौन सा है? इनमें से बताओ कि कौन सा जो रोग है वो फफूंदी द्वारा फैलता है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर की तरफ। फफूंदी नामक रोग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा रिंग वर्म, यानी जो दाद है हमारे शरीर में वो फंजाई के द्वारा फैलता है। दाद रोग एक प्रकार का चर्म रोग है जो त्वचा पर फफूंदी द्वारा रोग है जिसे रिंग वर्म कहते हैं। यह रोग टीनिया कार्पोरिस नामक कवक से फैलता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द डिजीज काज्ड बाय ईटिंग फिश पोल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग मर्करी कंपाउंड, यानी पारायौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से कौन सा रोग होता है? तो साथियों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से जो कौन सा जो रोग है वो दूषित जो है प्रदूषित मछलियां खाने से होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑप्शन नंबर बी ब्राइट डिजीज, ऑप्शन नंबर सी मिनीमाता डिजीज, ऑप्शन नंबर डी हस्मोता डिजीज। बताना साथियों कौन सा जो है इसका राइट आंसर आएगा। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की तरफ। जो है ऑप्शन नंबर सी मिनीमाता रोग जो है हमारा वो मछलियों प्रदूषित मछलियों के मरकरी के कारण होता है। सर्वप्रथम वर्ष 1956 में जापान के मिनीमाता शहर में मिनीमाता नामक रोग का पता चला था। जापान के चिस्तो कॉरपोरेशन नामक रसायन फैक्ट्री द्वारा क्यूस द्वीप के दक्षिण पश्चिम में खाड़ी में बहाए गए मिथाइल मरकरी से समुद्री पारिस्थितिकी प्रभावित होने के साथ साथ स्थानीय आबादी पर भी असर पड़ा था। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, बहुत बार एग्जाम में
पूछा भी गया है कि द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर कि मानव पीएच का मान कितना होता है। चलिए साथियों बता दें कि ऑप्शन नंबर जो है 9 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 7.4 जो है हमारे ब्लड का पीएच मान होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों, बताना कि जो है हमारे पादक उत्तक कौन कौन से होते हैं। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर की तरफ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आएगा मेरिस्टेमल टिश्यू या मेरिस्टेम टिश्यू, और जो परमानेंट टिश्यू यानी विभ ज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक जो है इसका राइट आंसर आएगा। उत्तकों का वर्गीकरण प्राय पौधों में उनकी स्थिति, कोशिकाओं के प्रकार, उत्पत्ति और विकास के आधार पर किया जाता है। विकास की प्रस्थाओं के आधार पर पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो कि ये हमारे सामने दिए गए हैं, विभ ज्योतक उत्तक या स्थायी उत्तक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सुक्रोज में होता है, साथियों बताना बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सुक्रोज में क्या क्या होता है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर की तरफ। जो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर आएगा। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है इसका राइट आंसर आएगा। सुक्रोज रासायनिक संरचना के आधार पर डाइसैकराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं। सुक्रोज गन्ने, चुकंदर, गाजर तथा मीठे फलों में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइंड द इनकम्पेटिबल, असंगत को ज्ञात कीजिए। तो साथियों बताना दिमाग लगा के कि इनमें से कौन सा जो है विषम परिस्थिति इनकी है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर की तरफ। स्कर्वी जो डिजीज है साथियों विटामिन की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होती है। रिकेट्स होती है विटामिन डी की वजह से। स्कर्वी होती है विटामिन सी की वजह से। और बेरी बेरी होती है विटामिन बी की कमी से। लेकिन जो डायबिटीज़ है यानी मधुमेह जो है वो किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है। बाकी जो तीन बच्चे हैं स्कर्वी, रिकेट्स और बेरी बेरी वो विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है। लेकिन जो मधुमेह है यानी डायबिटीज वो है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। से सभी विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी से होता है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आशा करते हैं कि आपको सेशन में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है सेशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पेस मेकर इज कनेक्टेड विद, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो साथियों बताना कि पेस मेकर का संबंध किससे है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर की तरफ। पेस मेकर का जो संबंध है हमारे हार्ट से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा। पेसमेकर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हृदयाघात के समय हृदय की धड़कन को संचालित व समर्जित करने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द मोस्ट रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनमें से जो कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास उड़द, ग्राम यानी चना,
पीज यानी मटर, सोयाबीन यानी सोयाबीन। तो साथियों बताना कि इनमें से जो कौन सा जो मेजर बहुत बड़ा सोर्स है किसका, प्रोटीन्स का। तो चलिए साथियों बताते हैं कि हम सोयाबीन जो है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा। सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन वो पाया जाता है सोयाबीन में। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। मांसाहार से सर्वाधिक प्रोटीन यकृत व मछली में पाया जाता है। चलिए साथियों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रेडियो एक्टिव आयोडीन इज यूज टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जो बताना कि रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो कौन सी बीमारी ठीक करने के काम आता है। तो साथियों रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के कारण किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो साथियों बता दें कि आयोडीन की जो डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में जो रोग होता है उसे हम कहते हैं गोइटर, GOITRE। गोइटर जो रोग है विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। इसे हमारे गले में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन सी आ जाती है जिसके कारण हमें गोइटर हो जाता है, जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, जिसे हम ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा। आयोडीन की कमी से घंघा नामक रोग होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है तथा आयोडीन का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में होता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द स्फेग्नोमैनोमीटर मेडिकल डिवाइस इज यूज टू टेस्ट फॉर, यानी स्फेग्नोमैनोमीटर चिकित्सा उपकरण का प्रयोग किसके प्रशिक्षण में किया जाता है। तो साथियों बताना कि स्फेग्नोमैनोमीटर किसके प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। तो साथियों हम बता दें कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। स्फेग्नोमैनोमीटर उपकरण का प्रयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप की माप जो है 120 और 80 होती है। दोनों अलग अलग मेजरमेंट है ये 120 और 80। खैरा डिजीज affecting paddy is खैरिया डिजीज अफेक्टिंग पैडी इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास जिंक, आयरन, नाइट्रोजन और पोटासियम। बताना कि जो खैरा डिजीज है वो किसके डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर की तरफ। जिंक जो है इसका राइट आंसर आएगा यानी ऑप्शन नंबर ए जिंक। जिंक की कमी से धान को प्रभावित करने वाला रोग का नाम है खैरा। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कथई रंग के हो जाते हैं। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल गैस। इनमें से कौन सी जो है एक आदर्श गैस नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास रेडोन, आर्गन, सिलिकॉन और नियोन। बताना साथियों कि कौन सी जो है आदर्श गैस नहीं है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन जो है एक आइडियल गैस नहीं है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है जबकि रेडोन, आर्गन, नियोन एक आदर्श यानी आइडियल गैस है। इसके अतिरिक्त हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनोन भी आदर्श गैस में काउंट की जाती है। इनकी संख्या होती है 6। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, ये सभी 6 जो गैसें हैं उन्हें हम आइडियल गैस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मेक्स लाइम वाटर वाइट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है। साथियों गैसेस के नाम है हमारे पास अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो बताना इनमें से कौन सी जो गैस है जो पानी को सफ़ेद बनाती है।
ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों इसका जो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच गैस इज यूज टू फिल द टायर ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी वायुयानों के टायरों में भरने से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और नियोन। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नाइट्रोजन जो गैस है वायुयानों के टायरों में भरने के काम आती है। वर्तमान समय में वायुयानों के टायरों में गैस भरने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यह एक अक्रिय गैस है जो अक्रिय यानी नॉन रिएक्टिव टायरों के घर्षण के बावजूद उन्हें ठंड रखने और उनकी बेहतर सुरक्षा के लिए ऑक्सीकरण के से रक्षा कर ईंधन अर्थ प्रबंधन को बेहतर करता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द मोस्ट कॉमनली फाउंड साल्ट ऑफ द सोडियम इज, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है। तो साथियों बताओ कि सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर की तरफ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl जो है इसका राइट आंसर आएगा। सोडियम का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एलिजा टेस्टिंग इज डन, एलिजा प्रशिक्षण किया जाता है। साथियों बताना एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। एलिजा की सबसे पहले हम आपको फुल फॉर्म बता दें। ELISA, E फॉर एंजाइम, L फॉर लिंक्ड, I फॉर इम्यूनो, S फॉर सॉर्बेंट, A फॉर एसे। साथियों लिख लें एलिजा की जो फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे जो है इसकी फुल फॉर्म है। और यह ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा। एड्स को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एलिजा टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई एड्स। एलिजा प्रशिक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस रोग का प्रशिक्षण विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच द्वारा भी किया जाता है। एलिजा स्टैंड फॉर, एलिजा की फुल फॉर्म दी गई है, नोट कर लें साथियों, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे जो है इसका फुल फॉर्म आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और जो है आज का हमारा सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है। द डिजीज नेम्ड टेटनस इज आल्सो नोन एज, यानी टेटनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इसमें पूछा गया है कि टेटनस का दूसरा नाम क्या है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा। लोकजा को भी हम टेटनस कह सकते हैं। टेटनस या धनुष्कार, टेटनस या धनुष्कार वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। साथियों इसमें जो है पैथोजन का नाम दिया गया है किससे यह रोग होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई से जो है टेटनस नामक रोग होता है। यह एक क्या है, बैक्टीरिया है। यह रोग लोकजा नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों आज का सेशन है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। बताना साथियों कमेंट करके कि सेशन कैसा रहा, वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।